मीटिंग मीटिंग मीटिंग, समिट समिट समिट, यूरोप यूरोप यूरोप। बात तो एक ही है। नहीं, इस बार नहीं। करीब 4 बरस की जंग में सैकड़ों मीटिंग्स के बाद आखिरकार यूरोप की एक ज़रूरी मीटिंग होने जा रही है। सवाल 22 लाख करोड़ रुपए का है, 246 बिलियन डॉलर। मुद्दा यह है कि यह पैसा पुतिन का है, तिजोरी यूरोप की है और मालपुआ खिलाने की तैयारी है ज़ेलेंस्की को। यूरोप को फैसला करना है कि क्या रूस के जब्त किए गए पैसों से यूक्रेन की मदद की जाए, क्या जिसके जूते उसी का सर वाली कहावत को सच कर दिया जाए। इसी फैसले के लिए यूरोप के बड़े नेता एक समिट के लिए जुट रहे हैं बेल्जियम के ब्रसल्स में। अब आप कहेंगे रूस के पैसे यूरोप के पास कैसे हैं भी तो इतने सारे कैसे हैं, इससे यूक्रेन की मदद कैसे की जा सकती है। सवाल ये भी कि इन सब की ज़रूरत इस वक्त क्यों पड़ रही है। उधर पुतिन अलग ही टशन में हैं। उन्होंने यूरोप के नेताओं को लिटिल पिग्स यानी पिद्दी सुअर कह दिया है। साथ ही उन्होंने कसम खाई है कि चाहे प्यार से हो या मार से, वो अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। तो आज समझेंगे इस 22 लाख करोड़ का गणित। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Vari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। फरवरी 2026 में रूस यूक्रेन जंग को हो जाएंगे 4 साल। कहने वाले कहते थे कि यूक्रेन 1 महीने भी न टिकेगा, लेकिन वो टिका। खुद के दम पर नहीं तो औरों के दम पर। पहले अमेरिका का साथ मिला, फिर यूरोप का, लेकिन अमेरिका की तिजोरी की चाबी अब खो गई है। इसी बरस फरवरी में ज़ेलेंस्की चाबी ढूंढने गए थे। व्हाइट हाउस से निकल उन्होंने जॉन का शेर पढ़ा। एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। नींद खुली तो एकमात्र साथी दिखा यूरोप, लेकिन अब वो भी डूबते को तिनके का सहारा हुआ जा रहा है। Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. यूरोपियन देशों की सरकारों पर अपने लोगों का भी दबाव है, कब तक कोई पैसे दे। इसलिए अब बात उठी है रूस के पैसे उड़ाने की। कितने पैसे? उतने जितने एक आम कैलकुलेटर की स्क्रीन में नहीं समा सकते। 22,21,921 करोड़ रुपए। ये पैसे ज्यादा तो हैं, लेकिन कितने ज्यादा हैं? अपने देश का बही खाता देखिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का कुल खर्च, कुल एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ रुपए है। यानी यूरोप की तिजोरियों में बंद रूसी रकम भारत के पूरे सालाना बजट का 44% है, लगभग आधा। भारत का रक्षा बजट है 6.81 लाख करोड़। यानी यूरोप के पास रूस का इतना पैसा पड़ा है कि उससे भारत की सेना का खर्च 3 साल और 3 महीने तक उठाया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि मीटिंग वाकई बड़ी है, लेकिन यूरोप के पास रूस का पैसा आया कहां से? क्या पुतिन ने कोई चेक काट के दिया था? समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि दुनिया में पैसे का चक्कर कैसे लगता है। एक जगह के बारे में बात करनी पड़ेगी जिसका नाम है यूरोक्लियर। अगर आप बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स जाएंगे तो वहाँ आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, बाहर से एकदम बोरिंग ऑफिस जैसी, लेकिन उसके अंदर दुनिया भर की दौलत छुपी हुई है। आपको स्क्रीन पर वो बिल्डिंग दिख रही है। ये यूरोक्लियर है। इसको ये लोग टेक्निकल भाषा में सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी बोलते हैं। ऐसे समझिए कि जब आप शेयर बाजार में कोई शेयर खरीदते हैं तो आजकल आपको कोई कागज का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल रूप में पड़ा रहता है। बस यही सिस्टम यहाँ भी है। यूरोक्लियर समझिए देशों का डीमैट अकाउंट है। जब रूस का सेंट्रल बैंक दुनिया को तेल और गैस बेचता था तो उसको बदले में डॉलर और यूरो मिलते थे। अब पुतिन वो अरबों डॉलर मॉस्को में अपने बिस्तर के नीचे तो दबा के रख नहीं सकते। वो चाहेंगे कि उस पैसे पर कुछ ब्याज भी मिले, इसलिए वो जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों के सरकारी बॉन्ड खरीद लेते थे, जो कि सेफ माने जाते थे। ये सारे बॉन्ड्स डिजिटल तरीके से यूरोक्लियर में रखे जाते हैं। जंग शुरू होने से पहले ये एकदम न्यूट्रल था और किसी का पक्ष नहीं लेता था। रूस ने भरोसा करके अपनी लाइफ की सेविंग्स यूरोक्लियर के पास रख दी थी। फिर तारीख आई 24 फरवरी 2022। रूस के टैंक यूक्रेन में घुस गए। पश्चिमी देश बदला तो लेना चाहते थे, पर जंग में, मैदान में खुद को कौन धकेले? ये काम यूक्रेन से करवाया गया और पीछे पीछे रूस विरोधी कदम उठाए गए। डिप्लोमेटिक G7 देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जापान और कनाडा ने तय किया कि वो रूस के सेंट्रल बैंक के खजाने को इमोबिलाइज कर देंगे। इमोबिलाइज मतलब जाम करना। इसके तहत रातों रात वो डिजिटल कोड बंद कर दिए गए जिनसे रूस अपना पैसा इधर उधर कर सकता था। पैसा वही था, कागज पर रूस आज भी उसका मालिक है, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। रूस का
कुल मिलाकर करीब 260 बिलियन यूरो दुनिया भर में पड़ा था। उसमें से 210 बिलियन यूरो तो अकेले यूरोपियन यूनियन में था। उस 210 बिलियन में से भी भारी भरकम 193 बिलियन यूरो यानी करीब 92% पैसा सिर्फ एक जगह पर पड़ा था, वही बेल्जियम वाला यूरो क्लियर। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि यूरोप ने पैसा छीना नहीं था, रूस ने खुद वो पैसा उन्हें संभालने के लिए दिया था और फिर यूरोप ने तिजोरी का ताला बदल दिया। करीब 4 बरस तक ये पैसा वहीं पर पड़ा रहा, लेकिन अब यूक्रेन का खजाना खाली हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने बड़े चेक काटने बंद कर दिए हैं। उधर यूरोप भी थक चुका है, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ी है। वो अपनी जनता से बार बार अरबों रुपया नहीं मांग सकते, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इसी महीने 3 दिसंबर को एक प्लान पेश किया। इसका नाम है रेपरेशंस लोन। कैसे काम करेगा ये? देखिए, यूक्रेन को एक अनुमान के मुताबिक साल 2026 और 27 में टिके रहने के लिए, जंग में टिके रहने के लिए करीब 136 बिलियन यूरो चाहिए। यूरोप कहता है कि हमारे पास रूस का 210 बिलियन यूरो पहले से पड़ा है, हम कानूनन इसे चोरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि रूस ने जो तबाही मचाई है उसका हर्जाना तो उसे यूक्रेन को देना ही है। जुगाड़ यह है कि यूरोप बाजार से उधार लेगा, मान लो 90 बिलियन यूरो, और वो पैसा आज ही यूक्रेन को दे देगा। ये लोन वापस कौन करेगा? यूक्रेन तो नहीं करेगा। यूरोप कहता है कि रूस के जमा हुए पैसे से जो मुनाफा या ब्याज बन रहा है, हम उसे इस लोन की किस्त के तौर पर चुकाएंगे। बेल्जियम में पड़ा पैसा हर साल 3 से 5 बिलियन यूरो का ब्याज कमा रहा है। यूरोप कहता है कि जब जंग खत्म होगी तो रूस को हर्जाना भरना पड़ेगा। अगर रूस ने यूक्रेन को हर्जाना देने से मना किया तो हम ये फ्रीज किया हुआ पैसा तब जब्त कर लेंगे और पूरा लोन चुका देंगे। कुल मिलाकर प्लान में रूस को मजबूर कर दिया गया है कि वो अपने ही दुश्मन के लोन पर गवाह बन जाए। सुनने में तो ये बड़ा सॉलिड प्लान लगता है, तथाकथित विलन के पैसे से तथाकथित हीरो को बचा लो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि ईयू के सारे देश इसके लिए तैयार नहीं है। पक्ष में कौन है, सुनिए। Now we have a simple choice. अब हमारे पास एक सीधा विकल्प है, या तो आज पैसा खर्च करो या फिर कल खून बहाना पड़ेगा। और मैं सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ। ये फैसला हमें ही लेना है और सिर्फ हमें। मुझे लगता है कि अब सभी यूरोपीय नेताओं को इस वक्त इस जिम्मेदारी को उठाना होगा। I think all European leaders have to finally rise to this occasion. And this is zu einem Ergebnis kommen können. Ich verstehe. मुझे लगता है कि हम एक समझौते तक पहुंच सकते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ देशों को चिंता हो रही है, खासकर बेल्जियम को, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर इन चिंताओं को दूर कर सकते हैं और एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिससे रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ की ताकत और इरादे का संदेश जाए। Gegenüber Russland zu zeigen und wie notwendig das ist, zeigen ja auch die Reaktionen. इस प्लान के खिलाफ कौन है? एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। बार्ट डी बीवर बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं और इस वक्त वो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा टेंशन में है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा उनके ही देश में रखा है, यूरो क्लियर वहीं से चलता है। उनको पता है कि अगर यूरोप ने ये प्लान आगे बढ़ाया तो रूस का दुश्मन होगा बेल्जियम। नवंबर 2025 में डी बीवर ने खुलेआम बोला कि उन्हें अपनी जान का और यूरो क्लियर के लोगों की सेफ्टी का डर लग रहा है। उन्होंने बताया कि बेल्जियम के अलग अलग इलाकों के ऊपर कुछ अजीब से ड्रोन उड़ते हुए दिखे हैं। अगर हम यूक्रेन को मदद देना चाहते हैं तो हमें सभी को एक साथ आकर ये करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो रूस का बदला सिर्फ बेल्जियम को ही झेलना पड़ेगा और यह ठीक नहीं होगा। हम एक छोटे देश हैं और ये बदला हम पर भारी भी पड़ सकता है। वो रूस में पश्चिमी बैंकों के पैसे और यूरोपीय कंपनियों को जब्त भी कर सकते हैं, जैसा गूगल के साथ हुआ। यह जोखिम बहुत ज़्यादा होगा और अगर आगे हमें ऐसा करना है तो हमें ये साथ मिलकर करना होगा। ड्रोन हो या ना हो, कुछ वकील जरूर हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने मॉस्को में यूरो क्लियर के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है और करीब 230 बिलियन डॉलर यानी 18 ट्रिलियन रूबल का हर्जाना मांगा है। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? रूस की कोर्ट का बेल्जियम में क्या चलेगा? बात सही है, लेकिन यूरो क्लियर एक ग्लोबल बैंक है। उसका पैसा और प्रॉपर्टी कजाकिस्तान, यूएई और चीन जैसे देशों में भी है। ये सभी देश उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं। बेल्जियम का तर्क है कि फैसला 27 देश मिलकर कर रहे हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन कर रहा है, लेकिन 100% रिस्क हम क्यों लेंगे? अगर रूस ने हम पर केस कर दिया तो पैसा कौन भरेगा? अगर हमारा सिस्टम बैठ गया तो कौन ठीक करेगा? डी बीवर मांग कर रहे हैं कि रिस्क सब में बंटना चाहिए। हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की और उनसे पूछा क्या यूरोप के देश इस प्लान पर राजी हो पाएंगे? क्या बेल्जियम इसके लिए तैयार होगा?
Alors la Belgique a certainement peur de représailles de la part de la Russie, de représailles. बेल्जियम को रूस से प्रतिशोध का डर है, जो कई तरह से हो सकता है। ये आर्थिक या कानूनी दोनों तरह से हो सकता है। बेल्जियम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो घरेलू अदालतों में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में। खासकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के मामले में एक मध्यस्थता अदालत की बात हो रही है। हम बेल्जियम की स्थिति को समझते हैं और उसकी चिंता भी समझते हैं कि रूस के खिलाफ अकेले लड़ने की स्थिति में न पड़ जाए। अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो ये जरूरी है कि बेल्जियम यूरोपीय संघ और उसके देशों की पूरी मदद पर भरोसा कर सके। Il est évidemment indispensable que la Belgique puisse compter sur la solidarité de l'Union européenne et de ses États membres. अगला सवाल, अगर ईयू के देशों में सहमति बन भी गई तो क्या वो रिस्क लेंगे? अगर हाँ तो रूस इसका जवाब कैसे दे सकता है? हमें लगता है कि ये रूस के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर रूस के अधिकारियों से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया मिली है। तो हम साफ साफ ये महसूस करते हैं कि ये सिर्फ कहावत नहीं है, पैसा ही युद्ध की रीढ़ है। इसका मतलब ये है कि पैसा रूस के खिलाफ संघर्ष को एक नया मोर्चा देने का तरीका है। 17 दिसंबर को अपने रक्षा मंत्रालय के साथ एक मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन नेताओं को सुअर के बच्चे कहा, पिद्दी सुअर। उन्होंने कहा कि यूरोप के सुअर के बच्चे पिछली अमेरिकी सरकार के काम में तुरंत शामिल हो गए थे, इस उम्मीद में कि जब हमारा देश टूटेगा तो वो मुनाफा कमाएंगे। पुतिन ने यह भी कसम खाई कि रूस यूक्रेन में अपना मकसद पूरा करके ही रहेगा, चाहे प्यार से हो या ताकत से। सबसे पहले हम जो खास सैन्य ऑपरेशन कर रहे हैं उसके सारे लक्ष्य पूरे होंगे। हम इसे कूटनीति से सुलझाना पसंद करेंगे और संघर्ष के असल कारणों को ख़त्म करना चाहेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ वाले और उनके विदेशी समर्थक बातचीत में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं तो रूस अपने ऐतिहासिक इलाकों को सैन्य तरीके से मुक्त कराएगा। अब आखिर में बात यही है कि गणित तो आसान है लेकिन जियोपॉलिटिक्स पेचीदा है। अगर एक्शन होगा तो बदला भी लिया जाएगा, उसका रिएक्शन भी होगा, बात आगे बढ़ेगी। हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है। हम ब्रसेल्स पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। क्रिसमस के पेड़ों और सजावट के बीच फायरप्लेस के सामने खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने 17 दिसंबर को भाषण दिया। उनका अंदाज ऐसा था जैसे क्रिसमस कैरल मूवी का किरदार एबेनेजर स्क्रूज, जिसे क्रिसमस बिल्कुल पसंद नहीं होता और जो हर बात के लिए दूसरों को दोष देता है। ट्रंप काफ़ी गुस्से में थे और बेचैन थे। उन्होंने जो बाइडेन पर आरोप लगाए और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर कड़वी बातें कहीं। क्रिसमस की खुशी तो जैसे नदारद ही थी। बाइडेन की तरह ट्रंप ने भी साल के अंत में होने वाली परंपरागत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसकी जगह उन्होंने 20 मिनट का भाषण दिया, जिसका पहले से काफ़ी प्रचार किया जा चुका था। अगर वो ओवल ऑफिस में बैठे होते तो शायद उन्हें नींद आ जाती, लेकिन यहाँ वे डिप्लोमेटिक रूम में खड़े होकर गुस्से में एक ही सुर में बोलते रहे। ट्रंप ने कहा, 11 महीने पहले जब मैंने जिम्मेदारी संभाली तब हालात बहुत ख़राब थे और अब मैं उन्हें ठीक कर रहा हूँ। अब दुनिया अमेरिका का मजाक नहीं उड़ाती बल्कि उसका सम्मान करती। ट्रंप का भाषण हो और टैरिफ का जिक्र न हो, ये भला कैसे हो सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा कि टैरिफ अंग्रेजी का उनका फेवरेट शब्द है, जैसा वो बार बार कहते आए हैं। इसकी मदद से उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 10 महीनों में दुनिया भर में 8 युद्धों को रोका, ऐसा उनका दावा है। ट्रंप ने अपने भाषण में महंगाई और जीवन यापन पर ज़्यादा बात नहीं की। हालांकि उन्होंने कहा कि किराने का सामान, कारें और अन्य वस्तुओं की कीमतें नीचे आ रही हैं। अपनी खास नीतियों से बड़ी महंगाई को भी ठीक कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। ट्रंप के भाषण के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोध को रोकने के लिए सरकार अब हेट प्रीचर्स पर सीधे कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने माना है कि बॉन्डाई बीच पर हुए हमले से पहले यहूदी समुदाय के खिलाफ बढ़ती नफरत को रोकने के लिए और बेहतर काम किया जा सकता था। 5 पॉइंट प्लान के तहत गृह मामलों के मंत्री को यह अधिकार मिलेगा कि जो लोग नफरत और बंटवारा फैलाते हैं उनके वीज़ा रद्द किए जा सकें या उन्हें वीज़ा देने से मना किया जा सके। ऐसे नेताओं के लिए सख्त कानून होगा जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा हिंसा को बढ़ावा देने वाली नफरत भरी बातों पर कड़ी सजा मिलेगी। इंटरनेट पर धमकी देने और परेशान करने के मामलों में कड़ी सजा मिलेगी। इसके अलावा सरकार ऐसी संस्थाओं की सूची बनाने पर भी काम करेगी जिनके नेता नफरत फैलाते हैं, हिंसा या नस्लीय नफरत को बढ़ावा देते हैं। ये बदलाव उन हेट स्पीच कानूनों को और मजबूत करेंगे जो इस साल संसद में पास हुए थे। प्रधानमंत्री ने यह संभावना भी खारिज नहीं की कि जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन नए कानूनों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बदलाव कानूनी रूप से काफ़ी जटिल हैं और इन्हें ठीक से तैयार करना ज़रूरी है ताकि अदालत में टिक सकें। अल्बनीज ने यह भी कहा कि वे संसद के सभी दलों का समर्थन चाहते हैं।
भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को अलग करने की धमकी के बाद 17 दिसंबर को बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के सदर्न चीफ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था। एक जनसभा को संबोधित करते हुए हसनत अब्दुल्ला ने भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करने पर आपत्ति जताते हुए कहा, हमें भारत के इस रुख पर कठोर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। भारत के हाई कमिश्नर को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था क्योंकि वो शेख हसीना को शरण दे रहा है। 17 दिसंबर को भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई थी। हसनत ने कहा, बांग्लादेश भारत की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान तभी करेगा जब भारत भी बांग्लादेश के प्रति वही सम्मान दिखाए। अगर आप देखते ही गोली मारने की नीति में विश्वास रखते हैं तो हम देखते ही सलाम करने की नीति पर नहीं चलेंगे। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव है और एनसीपी ने हसनत अब्दुल्ला को उम्मीदवार बनाया है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।